आज हम 10th साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं आज की वीडियो में। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है, यदि कांच और जल के अपेक्षित अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है तो जल और कांच का प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें पता है, इसका हल करेंगे तो सबसे पहले अपवर्तनांक को देखते हैं। अपवर्तनांक होता क्या है? तो अपवर्तनांक जो होते हैं प्रकाश की चाल के अनुपात होता है। जैसे अपेक्षित अपवर्तनांक में दो माध्यम होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तनांक निकलता है। तो जैसे पहले माध्यम में प्रकाश वायु या निर्वात में रहे और दूसरा कोई भी माध्यम रहे, तो वायु निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक अपेक्षित अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अर्थात अपेक्षित अपवर्तनांक दिया है, इसका मतलब पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम दूसरा है। जैसे इसमें कांच है तो इसमें जल है। तो देख लेते हैं, कांच में प्रकाश की चाल मान लेते हैं ये है Vg है। ठीक है, Vg कांच में प्रकाश की चाल, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? A म्यू G, ये अपवर्तनांक होगा। A म्यू G, एयर टू ग्लास, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका मान होता है C/Vg। C मतलब है प्रकाश की चाल वायु और निर्वात में, जहां C प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में। ठीक है, तो इसका मान दे दिया है, कितना दिया है? इसका मान दिया है, देखो 3/2 ये दिया गया है। हो गया। दूसरा, अब हम पानी का ले लेते हैं। पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल कितना है? ये है VW ले लेते हैं। तो इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? फिर अपवर्तनांक कितना होगा? A म्यू W। तो पहला माध्यम तो C ही रहेगा, क्योंकि इसमें पहला में वायु है, दूसरे में पानी है, और इसका हो जाएगा VW। क्लियर हो गया? इसकी वैल्यू दिया हुआ है 4/3। ठीक है, अब दोनों को भाग दे देते हैं, पहला और दूसरे को भाग देने पर समीकरण 1 तथा 2 को भाग देने पर, चलिए भाग दे दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा? एयर म्यू ग्लास बटे एयर म्यू वाटर। तो यहां पर क्या होगा? C/Vg बटा C/VW। ठीक है, C/VW। उसी प्रकार यहां पर करें तो क्या हो जाएगा? 3/2 बटा 4/3। तो आपको पता होगा ये दोनों का गुणा होता है, ये दोनों का गुणा एक साथ हो जाता है, तो इसका हमें कोई मतलब नहीं। यहां से हम देखते हैं तो इसको आगे ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये C और ये W का गुणा होगा, CVW बाय CVG। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। उसी प्रकार इन दोनों का होगा अर्थात 3 × 3 और नीचे होगा 2 × 4। तो ये C कट जाएगा, बचा क्या? VW बाय VG बराबर 9/8। तो यही तो निकालना था। क्या निकालना है? जल और कांच में प्रकाश की चाल। जल में चाल है VW और कांच में है VG, तो इन दोनों का अनुपात निकल गया, अर्थात VW अनुपात VG बराबर हो गया 9:8। ये इसका आंसर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एस के सांद्रण के किन्हीं दो विधियों को सचित्र वर्णन कीजिए। तो किन्हीं दो विधियों का वर्णन करना है। तो पहला है गुरुत्वीय पृथक। ऐसे एस के सांद्रण की कई विधियां हैं, जिनमें मुख्य रूप से 3 विधियां प्रचलित है। एक है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरा है झाग उत्प्लावन विधि। 3 विधियां बहुत फेमस है। तो उनमें से सबसे पहले लेते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि उन अयस्कों को किया जाता है जिसमें अशुद्धियां और
अयस्क, इन दोनों के बीच में घनत्व जो है बहुत अंतर होता है, घनत्व में ज्यादा अंतर होता है, तो इस विधि का उपयोग करते हैं। जैसे इस विधि में किस प्रकार से होता है उसको देख ले। जैसे इसमें इस प्रकार से एक सिस्टम होता है जिसमें यहाँ पर इसका जो लेयर है ये थोड़ा सा थोड़ा यहाँ पे गड्ढा बना दिया जाता है और इसी में पिसा हुआ खनिज को डाल देते हैं। पिसा हुआ खनिज मतलब जिसमें अयस्क, शुद्ध अयस्क और अशुद्धियां दोनों है, इनको पीस कर महीन पीस कर डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ से पानी का फुहारा उसमें डाला जाता है। तो पानी का फुहारा डालने से अयस्क में जो अशुद्धियां होती है तो ज्यादा घने घनत्व वाले अयस्क जो है नीचे बैठ जाता है और अशुद्धियां जो है ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर शुद्ध अधिक घनत्व वाले अयस्क जो है रुक जाएंगे और अशुद्धियां जो है वो कम घनत्व वाले होते हैं जो यहाँ पे आके दूसरे पैकेट में आपको प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ इसको ये वाला चेंबर को ऐसे सिस्टम बनाते ताकि ये हिल सके, तो हिलेंगे तो वो थोड़ा सा और ज्यादा जो अंदर में बैठा हुआ भी अशुद्धियां बाहर निकल जाएंगी। तो इस प्रकार की विधि को कहते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। इसको हम लोग आमतौर में घर में भी देखते हैं, ये वाला विधि का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग चावल बनाने से पहले उसमें धूल कण और चावल के छिलका वगैरह रहता है, धान के छिलका, उसको निकालने के लिए घरों में इसका उपयोग किया जाता है। चावल में पानी डाल के अच्छे से हिला देते हैं, हिलाने से देखेंगे चावल जो है ज्यादा घना होता है इसलिए जाके नीचे बैठ जाता है और ऊपर जो कम घना वाला उसका छिलका या धूल कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो उसको पानी को निकालकर चावल से उसको साफ किया जाता है, वही विधि ये है। ठीक है, तो अयस्क का इस सांद्रण की इस विधि में मुख्यतः कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों में करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हेमेटाइड अयस्क का इसका उपयोग करते हैं। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि, इस विधि में क्या करते हैं, ऐसे अयस्क को लिया जाता है जो एक चुंबक से आकर्षित होता है और चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। अर्थात जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें और अन्य पदार्थ होते वो वाला मिक्सर वाला अगर अयस्क होते हैं तो उनको हम इस विधि से उपयोग करके निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बारीक पिसा हुआ अयस्क को यहाँ पे डालते हैं। इसमें दो प्रकार का चक्का बना होता है, दो प्रकार के रोलर होते हैं। जैसे सामान्यतः आटा चक्की में आप देख सकते हो दो रोलर होता है, तो एक रोलर चुंबक नहीं होता है और दूसरा रोलर को चुंबकीय रोलर बना देते हैं, यानी चुंबक का बना देते हैं। और इसके बेल्ट के ऊपर में, इस प्रकार से बेल्ट के ऊपर में वो उसको गिराया जाता है, पिसा हुआ खनिज पदार्थ को गिराया जाता है। तो जैसे ये चुंबकीय बेल्ट के पास पहुंचेगा, यानी चुंबकीय रोलर के पास पहुंचेगा, तो जितने भी चुंबकीय पदार्थ रोलर में चिपक जाएंगे, यानी उस बेल्ट में चिपक जाएंगे, रोलर में बेल्ट में चिपक जाएंगे और जो अचुंबकीय पदार्थ है यहीं से ये नीचे गिर जाएगा। तो अचुंबकीय पदार्थ जो है नेक्स्ट पैकेट में गिर जाएगा और उसके बाद जो ये रोलर आगे जाएगा तो यहाँ पर आने पर चुंबकीय प्रभाव कम हो जाएगी, इसलिए वो यहाँ पे बेल्ट के थ्रू नीचे गिरते जाएंगे। तो ऐसे करने से जो चुंबकीय पदार्थ है वो यहाँ पर और अचुंबकीय पदार्थ जो है वो अलग, तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो इसमें 3 के अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। तो ये दो प्रकार है। और एक झाग उत्प्लावन विधि होता है। झाग उत्प्लावन विधि यानी उसमें क्या करते हैं, अयस्क को डाल के चीड़ का तेल डालेंगे, पानी मिलाएंगे और उसके रोलर से इस प्रकार से सेक करके उसमें झाग उत्पन्न होता है। तो झाग अशुद्धियों के साथ बाहर निकल जाता है और अयस्क शुद्ध रूप से नीचे बैठ जाते हैं। तो ये तीसरा विधि है। तो चूंकि इसमें 2 विधियों का वर्णन है तो ये सचित्र वर्णन है, इसको समझ जाइए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। देखिए तीसरा क्वेश्चन है धातु एवं अधातु में 4 अंतर लिखिए। तो धातु और अधातु में 4 अंतर किस प्रकार से होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप देखें धातु हमेशा अधातुवर्धनी और कठोर और तन्य होता है। तन्य मतलब उसको खींच कर लंबा वायर बनाया जा सकता है। अघातवर्धनी मतलब इसको अगर ठोकेंगे तो ये फैलेगा, ठीक है, टूटेगा नहीं। तो ये धातुएं अघातवर्धनी और तन्य होता है। लेकिन अधातु को देखें तो अधातु जो होता है वो अघातवर्धनी और तन्य नहीं होता है, उसको ठोकेंगे तो टूट जाता है, वो फैलता नहीं है, ठीक है। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा, धातुएं कठोर होता है पारा को छोड़कर। पारा जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए पारा को छोड़कर बाकी जो धातुएं हैं वो कठोर होता है। लेकिन अधातु मुलायम
और भंगुर होता है। भंगुर का अर्थ है एक बार मारेंगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है ना, जैसे चीनी मिट्टी को ठोकेंगे तो टूट जाता है वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, धातुएं विद्युत के सुचालक होती है, लेकिन अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, मोस्टली कुचालक होते हैं और कुछ जो है अल्पचालक का काम करता है। ठीक है, चौथा, धातु ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होता है, केमिकल प्रॉपर्टी है ये, धातु ऑक्साइड क्षारीय होती है। तो क्षारीय होती है, जैसे एग्जांपल में देख लें Na2O, Na2O ये सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड को जली विलयन निकालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा यानी क्षार बनाएगा, तो क्षारीय प्रवृत्ति बताया है। जबकि धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड की अगर हम देखें तो वो अम्लीय होता है, जैसे NO2H2O निकाले तो ये HNO3 बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। तो इस प्रकार से धातु और अधातु में ये चार अंतर होता है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अधातु के नाम तथा संकेत लिखकर अधातु के 3 रासायनिक गुण लिखिए। तो द्रव अधातु अगर हम देखें तो जितने भी धातु होते हैं वो गैस या ठोस के रूप में होता है, लेकिन अगर हम हेलोजन परिवार में जाएं, हेलोजन यानी 17 वर्ग के समूह के तत्वों में अगर जाएं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन ग्रुप में अगर जाए तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैस है और ब्रोमीन जो है वो द्रव है, सामान्य तापदाब पर द्रव है और ये ठोस है। तो इसमें अगर देखें तो अधातुओं में जो द्रव के फॉर्म में पाया जाता है वो ब्रोमीन है, तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन और संकेत है Br। ठीक है, तो ये हो गया पहला ऊपर का आंसर। फिर अधातुओं के 3 गुण, तो ये गुण हम लोग उसमें अंतर में भी देख चुके थे, तो उसी गुण को हम लिख सकते हैं। जैसे अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है, तो ऑक्साइड जैसे SO2, उसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें दूसरा SO2H2O करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, तो ये क्या हो गया ऑक्साइड होता, ऑक्साइड जो है वो अम्लीय होता है, ये एक गुणधर्म होगा। अधातु का ऋण विद्युतता अधिक होता है क्योंकि ऋणात्मक क्षमता ज्यादा होता है, जितने भी अधातु होते हैं माइनस चार्ज में ज्यादा करके रहते हैं, तो इसलिए उसका ऋण विद्युतता अधिक होता है धातुओं की तुलना में, इसलिए ये गुणधर्म आपके केमिकल गुणधर्म ये भी हो सकता है। तीसरा अगर देखें, क्वथनांक और गलनांक जो है वो निम्न होता है, इसका जल्दी वो गल जाता है और जल्दी वो भाप बन जाता है। चौथा, अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की 3 प्रमुख अभिलाक्षणिक क्या होता है। तो पहले प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको देख लो। चलो मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक वस्तु रखा हुआ है, इस वस्तु का प्रतिबिंब आपने को बनाना है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो यहाँ से जाने वाली कम से कम 2 किरणें यहाँ से हम भेजेंगे, एक सीधा जो समतल दर्पण में टकराएगा और इसी दिशा पर वापस आएगा, इधर से गया और समतल दर्पण से, क्योंकि वो सीधा जा रहा है। दूसरा एक किरण लेंगे जो ये तिरछा जाएगा, इस प्रकार से ये तिरछा आ रहा है, तो तिरछा आ रहा है तो ये यहां पर अगर हम देखें तो लंब बनेगा और इसी दिशा पर वापस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों किरणें जहां पर मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों किरणें फैल रहा है। तो इसको अगर हम पीछे हटाएं, इस किरण को पीछे हटाएं इस प्रकार से, और ये वाली किरण को पीछे हटाएं, तो अपने को यहाँ पर इसका प्रतिबिंब मिल जाएगा, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां पर बना, तो देखा जाए तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पर बनता है। तो यहाँ पर इसके अभिलाक्षणिक अगर हम बनाए तो सबसे पहला अभिलाक्षणिक होगा प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, जैसे इधर था वैसे उस डायरेक्शन पे बनेगा। मान लो यहाँ पर अगर हम एक मोमबत्ती को रखेंगे, जैसे मान लेते हैं ये एक मोमबत्ती है, तो ये भी इस प्रकार से वो बनेगा, तो जिस आकार में यहाँ था उस आकार में वहां पे बनेगा, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। दूसरा, सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है क्योंकि उसको प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये आभासी प्रतिबिंब है, आभासी या अवास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है,
तीसरा गुणधर्म अगर देखें तो इसके आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार के समान होता है, के तुल्य होता है या बराबर होता है। तुल्य लिखने जाता नहीं है, के बराबर होता है। ठीक है। चौथा गुणधर्म अगर हम देखें तो दर्पण के पीछे ये बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और भी इसका गुण लिख सकते हैं। ये इसके आकार जो है दर्पण से जितने दूर हम रहेंगे उतने दूर पर वो प्रतिबिंब बनेगा। ये वाली दूरी दोनों बराबर होगी। तो इस प्रकार से इसका हम देख सकते हैं। इसमें 3 ही गुण लिखे तो कोई भी 3 गुण आप लिख सकते हो। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को इनका फायदा हो सके। धन्यवाद।